टी पॉइंट को लेके आपका क्या मिथ है? लोग कहते हैं टी पॉइंट वाला घर भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, टी पॉइंट पर एक्चुअली दो सड़कों की एनर्जी एक साथ आपको इफेक्ट करती है, तो टी पॉइंट पर भी घर नहीं लेना चाहिए। लेकिन नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अगर आपका टी पॉइंट है तो आप उसको ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। किसी को भी नई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो वास्तु के किस पॉइंट्स को देखे? देखिए, प्रॉपर्टी कैसी लेनी है, अगर प्लॉट लेना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। बेडरूम किस डायरेक्शन में सबसे बेस्ट होता है? बेडरूम के लिए जो हमारे नेगेटिव जोन्स हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इनको छोड़कर सभी जोन्स अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है। क्या आप इस बात में बिलीव करते हो श्रापित लैंड? श्रापित लैंड जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज जरूर होती है। कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है तो नींव कहाँ खोदे और किस डायरेक्शन में खोदे, और क्या इसमें कोई टाइम या समय भी ऑस्पिशियस होता है? जी, नींव खोदने के लिए हर मुहूर्त के हिसाब से अलग दिशा हमारे ग्रंथों में बताई गई है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय नींव खोद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो अगर आप कोई नया घर खरीदने वाले हो या फिर उसमें नई कंस्ट्रक्शन चालू करने वाले हो या फिर आप अपने पुराने घर का रिनोवेशन कराना चाहते हो, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि मैं एक नया प्लॉट खरीद रहा हूं या इंडस्ट्री खरीदने वाला हूं, कोई प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, तो वो वास्तु कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग खरीदूं। तो अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो वास्तु के कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आप ही के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज कोई भी जो घर में रहता है, ऐसा इंसान, ऐसा ह्यूमन जो घर में रहता है और अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहता है, देखो अगर आपका वास्तु ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी के जो 5 एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। घर में 5 तत्व होते हैं, हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, दुनिया भी 5 तत्वों से ही बनी है, तो उनको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिंदगी का 1/3 हिस्सा तो आपको ना चाहते हुए भी अपने घर में ही गुजारना है, तो बेहतर है कि उसको वास्तु के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लो। जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर उनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आई एम ट्रस्टली, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो जो आपकी समस्याएं अभी जीवन में चल रही होंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, पैसे नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, घर में कोई भी दिक्कत चल रही है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, बार बार आप बीमार हो जाते हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारी गेस्ट का, आचार्य श्वेता गर्ग मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम एकदम बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। मैम पिछले 15 सालों से वास्तु कंसल्टेंट है और लोगों के घरों को या दुकानों को, फैक्ट्रीज को या उनके किसी भी जगह को वास्तु के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस दे रही है, सिखाती भी है, कंसल्टेशन भी लेती हैं। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर अभी आपको मैम का नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो प्लीज आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, सीखना चाहते हो तब भी आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, किसी को भी नई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो वास्तु के किस पॉइंट्स को देखे? देखिए, प्रॉपर्टी कैसी लेनी है, अगर प्लॉट लेना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो पहले बात करते हैं, अगर किसी को प्लॉट लेना है, प्लॉट लेकर अपनी बिल्डिंग बनानी है जी। तो सबसे पहले जब वो प्लॉट देखने जाए तो ये जरूर देखे कि वो किस डायरेक्शन में उसकी फेसिंग है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है या वेस्ट में है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पर हम उसके लिए एंट्री बना पाएंगे। लेकिन अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साउथ में उसको S4 का पद मिल रहा है या नहीं एंट्री बनाने के लिए। सबसे पहली चीज ये जरूर देख ले। दूसरा, उसके आसपास की सराउंडिंग को जरूर देखे कि अगर उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो वो किस डायरेक्शन में बनी हुई है। अगर उसके पास में कोई वाटर बॉडी है तो वो किस दिशा में आ रही है, साउथ में आ रही है या नॉर्थ में आ रही है, वेस्ट में आ रही है या ईस्ट में आ रही है। तो इस तरह से उसकी सराउंडिंग को जरूर देख ले। उसके अलावा उस लैंड की एनर्जी को जरूर देखें। लैंड की एनर्जी कैसी आपको फील होती है। अब हर किसी को, एक लेमैन को लैंड की एनर्जी चेक करना नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो वो किस तरीके से उसको जांचे। जब आप लैंड को लेने के लिए जाते हैं, उसको फाइनलाइज करने के लिए जाते हैं, तो आप कुछ एक छोटे छोटे मेथड में आपको बता सकती हूँ कि जब आप उस लैंड पर एक गड्ढा खोदते हैं, करीब 1 फीट बाय 1 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। कुछ देर बाद उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में डालिए। अगर वो मिट्टी गड्ढे में पूरी आ जाती है तो वो मॉडरेट लैंड कहलाएगी। अगर मिट्टी 10% से 15% तक कम रह जाती है तो वो लैंड बहुत खराब लैंड कहलाएगी। अगर जो मिट्टी आपने निकाली है और वापस गड्ढा भरने में कुछ मिट्टी शेष बच जाती है, रिमेनिंग बच जाती है, तो वो
लैंड आपके लिए बेस्ट शुभ फल देने वाली होगी। तो आप इस अच्छा। तरीके से लैंड को चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी फीलिंग को भी जरूर ध्यान में रखिए कि जब आप उस लैंड पर जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है। आपका मूड कहीं चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाता, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ जाता, जी। या आपको उस लैंड पर जाकर प्लेजेंट फील होता है, तो इट मीन्स वो लैंड आपके लिए अच्छी है। तो आप इस तरीके से लैंड को चेक कर सकते हैं। मैम लेकिन अब जैसे रेतीली लैंड है हम्म। जहाँ पर रेत ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियस है कि जब हम उसमें वापस मिट्टी डालेंगे तो वो कमी पड़ जाएगी, मे बी, मतलब मुझे हाँ, ऐसा रेत लगता के साथ ऐसा आप नहीं, लेकिन हर जगह रेतीली नहीं होती। तो हम्म। उस केस में आप अपनी फीलिंग, जो आपके सेंसेस हैं, आप उसको फॉलो करिए। जहां पर पीली मिट्टी वाला लैंड है उसको आप गड्ढे के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैम साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग को लेके लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि साउथ फेसिंग कभी नहीं लेनी चाहिए, वेस्ट फेसिंग कभी नहीं लेनी चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे मैंने भी अभी बोला कि अगर आप साउथ फेसिंग ले रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आपको S4 मतलब साउथ का बिल्कुल सेंटर 180 डिग्री का, साउथ में अगर आपको ये पता है, आप टेक्निकली उसको ग्रिड कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि S4 कहाँ आ रहा है, तो साउथ से अच्छी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पेशली एक बिजनेसमैन के लिए। तो साउथ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गेट कहाँ आ रहा है। मैम पैसे के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी है अगर आप कोई जमीन या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो कि उसको खरीदते ही अगर घर बनाए ना बनाए, पैसे इन द सेंस उसका रेट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए रेट वहां का, तो वो डायरेक्शन कौन सी? देखिए, उसके लिए आप केवल डायरेक्शन को नहीं देख सकते। डायरेक्शन तो जैसे मैंने कहा सभी अच्छी हैं और सभी खराब भी हो सकती है एक इंसान के लिए। जो डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि आपके दोस्त के लिए वही डायरेक्शन बहुत खराब हो जाए। तो ये डिपेंड करता है उसके बर्थ चार्ट पर। लेकिन कौन सी ऐसी लैंड जो आपको बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा सक्सेस या बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ करा सकती है, उसके लिए आप लैंड की एनर्जीज को देखिए। जिस लैंड की एनर्जी अच्छी होगी, जिस लैंड का स्वर बहुत अच्छा होगा, वो लैंड हमेशा आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देकर जाएगी, आपको पैसा अच्छा देकर जाएगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी लैंड खरीद रहे हैं तो आप अपने स्वर को फॉलो करिए। स्वर को अगर जब आप लैंड को चेक करते हैं, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है और बहुत हैवी ब्रीद आ रही है, इसका मतलब वो आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है। तो आपका चंद्र स्वर वाटर एलिमेंट जिस लैंड पर आता है, वो लैंड आपको बहुत पैसा, बहुत तरक्की देकर जाती है। तो आप इस तरह से अपने स्वर को चेक करिए, लैंड की एनर्जी को चेक करिए। लैंड की एनर्जी को चेक करने के, जैसे मैंने अभी आपको एक मेथड बताया, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और आप एक गड्ढा जो आपने बनाया है उसके अंदर पानी का मेथड भी डालकर चेक कर सकते हैं। अच्छा। उस गड्ढे को पानी से भर दीजिए और उसके ऊपर देखिए कि उसके ऊपर बबल्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर बबल्स नहीं बन रहे हैं तो लैंड बहुत अच्छी है, या बबल बनते ही अपने आप ही सेटल हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो भी लैंड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बबल बहुत सारे बने रह जाते हैं और वो अपने आप खत्म भी नहीं होते, तो वो लैंड कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्या आप इस बात में बिलीव करते हो, श्रापित लैंड? श्रापित लैंड जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज जरूर होती हैं। अगर किसी लैंड में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? अगर आपकी लैंड के अंदर, जैसे बहुत सारे, अगर कोई लैंड खुली पड़ी रहती है तो बहुत बार कोई एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल मर गया तो वो वहीं पड़ा रह गया, या लोगों ने वहीं पर उसको दफना दिया, उसको वहीं पर डिग कर दिया। या फिर पहले के लोग ऐसा करते थे कि कोई मर भी गया, या पहले जो युद्ध हुए पहले के टाइम में, वहां पर कुछ लाशें हुई, वो लैंड के अंदर दबी रह गई। अगर इस तरह की कोई चीज, अगर वो स्केल्टन्स या बोन्स अगर लैंड के अंदर रह जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे सकती हैं। तो उनसे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये लैंड तो श्रापित है, बाधित है। एक्चुअली श्रापित बाधित जैसी चीजें जनरली नहीं होती। 99% ऐसी चीजें नहीं होती। बहुत ही टिपिकल केस ऐसे होते हैं जो लैंड श्रापित बाधित होती है। अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटीज जरूर होती हैं लैंड के अंदर, जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। एक लोगों के दिमाग में डाउट हमेशा रहता है कि शमशान घाट के पास या फिर ऐसी जगहों के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए। आप मानते हो इस बात में? हाँ, ये मैं पूरी तरीके से मानती हूँ, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। क्योंकि जो शमशान भूमि होती है, शमशान भूमि की जो एनर्जी होती है वो तमस भूमि होती है, क्योंकि वहां पर एक जीवन का अंत हुआ है, एक लाइफ का अंत वहां पर जाकर हुआ है। तो वहां पर जो एनर्जीज होती हैं शमशान की, वो तमस एनर्जीज होती हैं। तमस एनर्जी मतलब डेड एंड एनर्जीज। तो जब आपके आसपास एनर्जी ऐसी है,
तमस की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है कि वो एनर्जी आपके घर तक, अगर आपका घर भी श्मशान भूमि के पास है तो आपके घर की लैंड पर भी वो वाली एनर्जी क्रिएट हो जाए। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। और अगर आपके घर में तमस की एनर्जी डेवलप हो गई है तो आप कितना भी कुछ भी काम करते रहो, कोई भी मेहनत करते रहो, उसका कभी भी शुभ फल नहीं आता। घर में बच्चों का जन्म नहीं हो पाता, मैरिजेबल एज के बच्चे हैं तो उनकी शादियां नहीं हो पाती, घर के बच्चे आलसी हो जाते हैं, घर के लोग आलसी हो जाते हैं, उनका काम करने का ही दिल नहीं करता, या फिर किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये भूमि श्रापित है या बाधित है। एक्चुअली प्रॉब्लम होती है उस लैंड की प्रकृति, उसकी एनर्जी की। तो इसलिए शमशान के पास घर नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ लोग तो मंदिर के सामने भी प्लॉट लेने से कतराते हैं कि यार सामने मंदिर है, हमें नहीं लेना। बिल्कुल, मंदिर के सामने क्यों मना किया जाता है? जब आप एक मंदिर को विजिट करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो लोग अपने दुख दर्द वहां पर छोड़कर आते हैं, अपनी परेशानियां वहां छोड़कर आते हैं। भगवान तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, अब हम जब मंदिर में गए, हम अपनी नेगेटिव एनर्जी वहां ड्रॉप कर आए और वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेकर घर आ गए। लेकिन जो लोग वहां पर नेगेटिव एनर्जी छोड़कर आ रहे हैं वो कहीं तो स्प्रेड करेंगी, तो वो मंदिर के आसपास के एरिया में स्प्रेड करती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ये मंदिर के सामने भी घर लेने से मना किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी रेमेडी जाननी है कि किसी को अपना कोई ड्रीम प्लॉट लेना है या ड्रीम लैंड लेनी है, वो पैसे नहीं है उसके पास, बस वो जा रहा है, देख रहा है, तो कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि वो प्लॉट वो जल्दी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके खरीद ले। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक नहीं दो रेमेडी आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम लैंड है, आप उसका या तो फोटो या उसका एड्रेस आप एक पेपर पर लिखिए और उसको वेस्ट में प्लेस कर दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन जो हमारे घर का वेस्ट है, और उसको प्लेस करने का तरीका अच्छे स्वर में कीजिए। मैं अगेन स्वर की बात करूंगी, चंद्र स्वर वाटर एलिमेंट में अपनी इच्छा को रखकर कि हे ईश्वर मुझे ये प्लॉट जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसी अपनी इंटेंशन रखकर वेस्ट में रखिए और उसके ऊपर एक पिरामिड प्लेस कर दीजिए। कोई भी पिरामिड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अंदर से होलो हो, वो चांदी का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, कॉपर का, ब्रास का, किसी भी चीज का, क्रिस्टल का, जो आपके पास अवेलेबल है वो पिरामिड उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। और फिर आप रोज मैनिफेस्ट कीजिए कि हमारा घर जल्दी से जल्दी बन जाए। और डेफिनेटली चाहे आपके पास पैसा नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसा जरूर अरेंज हो जाएगा और आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और साथ में प्रॉपर्टी के लिए साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में हमारा एक जोन होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का फोटो जरूर लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट कर पाएंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स आप लाइफ में ले पाएंगे। तो ये दोनों रेमेडी आप एक साथ करिए तो आई कैन टेक अ चैलेंज कि विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ आपका ड्रीम प्लॉट या प्रोजेक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लॉट लेने में या फ्लैट लेने में दोनों के वास्तु अलग तरीके से चेक किए जाते हैं या सेम माने जाते हैं? देखिए, जब हम प्लॉट देख रहे हैं तो इतना ही हम देख पाएंगे कि उसकी सराउंडिंग अच्छी हो, एंट्रेंस हमें अच्छी मिल जाए जिस टाइम हम घर बनाएंगे, और एनर्जीज अच्छी हो, हम यही चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ली है या फ्लैट लिया है तो आप बहुत सारी चीजें, जैसे उसका पूरा वास्तु आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए? देखिए, पूरे 100% वास्तु कंप्लायंस फ्लैट मिलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप मेजर चीजें क्या चेक कर सकते हैं कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का गड्ढा ना हो, लिफ्ट ना हो, अगर आपकी पर्सनल लिफ्ट है तो लिफ्ट ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो, इस तरह का कोई भी गड्ढा साउथ वेस्ट में ना हो, और ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का वास्तु दोष ना हो। जैसे ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का गड्ढा ना हो, टॉयलेट ना बना हुआ हो, या कोई भी वॉल कॉलम वहां पर ना आ रहा हो, ये आप केवल वास्तु दोष चेक कर लीजिए। उसके अलावा कोई भी वास्तु दोष अगर है भी तो आप उसको उपाय कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे और अपने फ्लैट को ठीक कर लेंगे। कोई ऑलरेडी प्लॉट खरीद लिया है, अब प्लॉट तो ले लिया लेकिन घर बनाना है, लेकिन प्लॉट की डायरेक्शन ही अच्छी नहीं है और चेक करा लिया कि नहीं भाई आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वास्तु कंप्लाइंट डायरेक्शन नहीं है, तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, अगर प्लॉट है तो हमारे पास बहुत सारे वेज होंगे कि हम उसको वास्तु कंप्लाइंट बना लें, क्योंकि अभी तो घर बना नहीं है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि हम कोई एंट्री ऐसी दे दें, साइड से दे दें, लेफ्ट से, राइट से, कोई एंट्री ऐसी दे दें जो क्लाइंट के लिए शुभ कहलाए, जो उसकी कुंडली में शुभ हो। तो बहुत सारे हमारे पास चीजें होती हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा है
आपने प्लॉट ले लिया, आपको घर वहां बनाना ही पड़ेगा, तो फिर आप उस प्लॉट की एनर्जीज को इतना हाई कर दो, लैंड की एनर्जी को इतना हाई कर दो कि वो वहां पर उपस्थित कोई भी वास्तु दोष आपको इफेक्ट ना कर पाए। तो आप लैंड की एनर्जीज पर फिर काम करो अगर आप एंट्रेंस को अच्छा नहीं कर पा रहे हो। ओके। तो कॉमर्शियल लैंड लेने में या रेजिडेंशियल लैंड लेने में दोनों का वास्तु सेम चेक करते हैं या अलग अलग होता है? वास्तु लगभग सेम होता है, लेकिन प्रकृति बहुत डिफरेंस होती है। ठीक है। जब हम एक घर के लिए लैंड ले रहे होते हैं तो हम सतव एनर्जी की लैंड को प्रेफर करते हैं, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों का आपस में रिलेशन अच्छा रहे, उनका मन शांत रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन जब हम एक इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं तो वहां पर हमें राजसिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहां पर फटाफट काम होना है। फायर एलिमेंट, फायर बहुत ज्यादा चाहिए। अगर वहां पर फायर नहीं होंगी तो मशीनें ही नहीं चल पाएंगी, लेबर काम नहीं कर पाएगी। तो वहां पर हमें राजसिक रजस एनर्जी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि हमें अलग अलग प्रकृति चाहिए अलग अलग चीजों के लिए। अगर फैक्ट्री में सात्विक एनर्जी होगी तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। घर में अगर राजसिक एनर्जी होगी, रजस होगा, तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा और कामनेस नहीं होगी, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज्यादा आ सकती हैं। तो इस तरह से हर चीज के लिए एक प्रकृति, एक एनर्जी डिफाइन की गई है, उसको देखकर ही घर खरीदना। तो ये दोनों एनर्जी कोई भी व्यूअर्स अपने घर में अगर चेक करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, चेक करने के लिए तो थोड़ी सी ट्रेनिंग ले तो वो ज्यादा अच्छा है। आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, और आपको खुद चेक करना है तो आप जो आपकी लैंड की एनर्जी है वहां पर अपनी इंटेंशन डालकर अपने स्वर को चेक कीजिए। आप अपनी इंटेंशन डालिए किस लैंड की एनर्जी कैसी है, और अगर आप घर में कर रहे हैं तो अगर आपका चंद्र और वाटर एलिमेंट आता है तो वो ठीक है, घर के लिए डेफिनेटली वहां पर सात्विक एनर्जी होगी। और जब आप लैंड, अगर आप फैक्ट्री के लिए चेक कर रहे हैं तो आप चेक करें कि अगर आपका सूर्य स्वर और फायर एलिमेंट चलने लग जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वहां पर राजसिक एनर्जी होगी, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। अदरवाइज फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। तो एक्सपर्ट की अगर हेल्प लेनी है तो बिल्कुल आपके सामने ही एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और उनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, अगर आपको नंबर पर कांटेक्ट करते हैं और वो किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं हो पाती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, या तो श्वेता मैम देंगी या फिर हमारी टीम से, लेकिन आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश हम कंप्लीट करेंगे जरूर। तो मैम, क्या ये भी पता लगा सकते हैं कि लैंड में जो 5 एलिमेंट होते हैं कि कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा है, कौन सा बहुत एलिमेंट कम है? इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आजकल बार ग्राफ बनता है हर जोन का, आप वो बनाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसकी कुछ एनर्जी टेस्ट भी होते हैं, जो एनर्जी टेस्ट कर कर आप हर जोन की एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि वो जोन बैलेंस है या नहीं। इनबैलेंस है तो वहां की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है या बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि दोनों वे में एक ही तरीके से काम नहीं किया जा सकता। अगर जोन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसको कम करना पड़ेगा, और अगर कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं आप कुछ टूल्स की हेल्प से, और या फिर बार चार्ट की हेल्प से। बार चार्ट की हेल्प से। तो जो जैसे एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है तो उनको कम करना है तो क्या टूल्स यूज होते हैं या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं? देखिए, बढ़ी हुई एनर्जी के लिए बहुत सारी थेरेपी है। जैसे कलर थेरेपी हम यूज करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, मेटल थेरेपी यूज करते हैं, मिनरोलॉजी थेरेपी यूज करते हैं, पिरामिडो थेरेपी यूज करते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनको हम यूज कर उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन एक डाउट है, जैसे हमने ये प्रोडक्ट यूज की है या थेरेपी यूज करी हमने, तो क्या फिर बार ग्राफ में बाद में वो बैलेंस दिखने लगता? नहीं, बार ग्राफ में बैलेंस नहीं दिखता। बार ग्राफ में तो जो जोन है आप उसी को कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बेस पर बार ग्राफ बनाया जा रहा है। वो आप जब उसको फील करोगे, जब कोई एक्सपर्ट उसको फील करेगा, उसको अपने टूल से चेक करेगा, उसको पता चलेगा कि यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो गई है या नहीं। और क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम जब रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, उससे उसको पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये जोन बैलेंस हो चुका है। किसी के घर में बहुत तगड़ा वास्तु कलेश है, बहुत ज्यादा, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, सब चंगा सी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा?
सबसे पहले तो जो हो सकता है दूसरे के लिए वास्तु दोष है, लेकिन आपको वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दिशा आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको सपोर्ट करने वाली दिशा है। सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। दूसरा, आपके लैंड की एनर्जीज अच्छी होंगी। तीसरा, सबसे अहम चीज कि आपके प्रारब्ध कर, जो आपके प्रारब्ध कम है, वो इस समय आपको शुभ फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। अगर आपको पता चल जाता है कि वास्तु दोष हैं, तो उनको बैलेंस भी जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे प्रारब्ध अभी कितने बचे हुए हैं। जिस दिन वो प्रारब्ध खत्म होंगे, और हो सकता है कि हम नए ना बना पाए हों, तो जिस दिन वो प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको अगर पता चल जाता है कि हमारे घर में वास्तु दोष हैं, तो उनको बैलेंस कर लेना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि नया घर लेने के 9 साल बाद अगर कोई वास्तु दोष है तो वो अपना असर दिखाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 9 साल बाद। वास्तु दोष जब जिस जगह में आप रहने के लिए जाते हैं, तो 40 डेज के बाद ही उस जगह की एनर्जी आपको असर दिखाने लगती है। अच्छा। 9 साल बाद ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है कि जो वास्तु दोष है, अगर कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, अगर आपके भ्रम स्थान में वास्तु दोष है या आपने भ्रम स्थान में कोई रेमेडी की, तो 9 साल बाद आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, या 9 साल क्यों? भाई, जो वहां के देवता हैं, क्या वो 9 साल बाद जागेंगे? उनको अगर कुछ भी बुरा करना है तो वो आज भी कर सकते हैं, या 1-2 महीने बाद भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि 9 साल बाद आपको असर, जो असर होना है वो आज भी हो जाएगा, और 1 साल बाद भी हो जाएगा, 9 साल बाद भी हो जाएगा। या फिर जो वास्तु दोष आज आपके घर में क्रिएट हुआ है, ये जरूर हो सकता है कि वो आज आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट 9 साल बाद आपकी कुंडली में कोई ऐसी दशा आई, या ऐसी अंतरदशा आई, महादशा आई, जिसने आपको इफेक्ट दिए, तो वो एक रीजन जरूर हो सकता है कि उसके लिए केवल 9 साल स्पेसिफिक कर देना ये बिल्कुल गलत है। वो 10 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद, 19 साल बाद, कभी भी हो सकता है। तो वो आपकी ग्रह दशा पर डिपेंड करता है। टाइमलाइन कोई नहीं होती कि वो पर्टिकुलर 9 साल बाद आपको कोई इफेक्ट करेगा। कोई ऐसा तंत्र टोटका वगैरह भी होता है जो हम किसी के ऊपर कर दें तो उसके घर का वास्तु दोष ही खराब हो जाए? ऐसा ना तो कोई होता, और अगर होता भी है तो लोगों को जानने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे के साथ कुछ गलत करेंगे तो वो सबसे पहले आपके जीवन में ही परेशानियां लेकर आएगा। लेकिन मैम, मैंने सुना है कि एक वो मटकी बना के लोगों के घर के आगे लोग फोड़ आते हैं, उसके अंदर सामान देखिए, ये इस तरह की चीजें थी, तांत्रिक क्रियाएं, इनको कहते हैं तांत्रिक क्रियाएं। ये भी हमारे कुछ अच्छे के लिए बनाई गई थी। अच्छा जी। तो जो लोग भी अच्छी रेमेडीज को भी किसी के बुरे के लिए या किसी का बुरा करने के उद्देश्य से इन रेमेडीज को यूज करता है, तो आने वाली 4 पुश्तों तक उसके घर में बीमारियां और गरीबी ये जरूर देखी जाती है, आगे आने वाली 4 पुश्तों तक। तो कभी भी इस इंटेंशन से कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला है, वो सब कुछ अच्छा बुरा अपने हिसाब से दे रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कभी ऐसा फील होता है उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप अपने दिल में रखो, आप ऊपर वाले से उसकी शिकायत करो, ना कि खुद कुछ करने लग जाओ और अपने लिए और पाप कमा लो। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत गलत है। अच्छा, नया घर बनाने के लिए अगर नक्शा बनाना है, उसका मैप बनाना है, तो उसमें वास्तु कंसल्टेंट का क्या रोल है? वास्तु कंसल्टेंट आपको ये बता सकते हैं कि आपको किस दिशा में क्या चीज बनानी चाहिए। सपोज आपको अपने घर में 3 बेडरूम्स बनाने हैं, आप आर्किटेक्ट तो हायर करेंगे, लेकिन साथ में वास्तु कंसल्टेंट भी हायर करते हैं, तो वो आपको ये बता पाएंगे कि बेडरूम आपको किस किस दिशा में बना देना चाहिए, और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका भाग्य उदय करने वाला बेडरूम कौन सा होगा, आपके लिए कौन सी दिशा बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाली होगी, वो आपको ये गाइड कर सकते हैं। तो आप आराम से अपना बेडरूम उस दिशा में चूज कर सकते हैं। टॉयलेट्स बनाने ही हैं घर में, लेकिन एक वास्तु कंसल्टेंट आपको ये बता पाएगा कि आपको किस दिशा में टॉयलेट बना लेना चाहिए, किस फेसिंग अपनी टॉयलेट सीट लगा लेनी चाहिए, किचन कहाँ बना लेना चाहिए, मंदिर कहाँ बना लेना चाहिए। तो वो आपके घर को वास्तु कंप्लायंस बना देगा, जिससे कि कॉस्ट आपकी उतनी ही आनी है जितना भी आपको कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट आनी है, उससे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, लेकिन फल आपको इतना अच्छा मिलेगा, हो सकता है कि आप उससे 1000 गुना ज्यादा अपने घर से अर्न भी कर पाए। तो कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है तो नींव कहाँ खोदे और किस डायरेक्शन में खोदे, और क्या इसमें कोई टाइम या समय भी ऑस्पिशियस होता है? जी, नींव खोदने के लिए हर मुहूर्त के हिसाब से अलग दिशा हमारे ग्रंथों में बताई गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय नींव खोद रहे हैं।
कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, टाइम पीरियड ऐसा होता है जब नींव हमें नॉर्थ ईस्ट में खोदनी होती है, कुछ ऐसा होता है जब नॉर्थ वेस्ट में, कुछ समय साउथ वेस्ट में, और कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जब हम साउथ ईस्ट में, उस नॉर्थ वेस्ट में उस नींव को खोदते हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आप किस मुहूर्त पर नींव खोदने वाले हैं। और मुहूर्त ऑब्वियसली हमें देखने जरूरी है कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कब दशाएं अच्छी चल रही हैं, उस मुहूर्त के हिसाब से ही नींव आप खोदते हैं तो आपको बहुत शुभ फल देता है। अच्छा, मतलब लेकिन फिर भी अगर कोई नींव खोद रहा है तो एक बार कनेक्ट जरूर करें। बिल्कुल कनेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से भी देखना जरूरी होता है कि उसके जन्म के नक्षत्र के दिन वो कहीं नींव ना खोद दे। ऐसा भी होता है कि फ्रंट में नहीं खोद के पीछे खोदो या सेंटर में खोदो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉर्नर्स में ही हमेशा नींव खोदी जाती है, कॉर्नर्स में ही खोदी जाती है। जैसे अगर हम अपने प्लॉट को देखें तो हमारे वेदों के हिसाब से हम प्लॉट को 9x9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा आउटर पेरिफेरी का एक पार्ट बचता है उसी पार्ट में नींव को खोदा जाता है, उसको हम कहते हैं पिशाच भूमि। हमेशा नींव को पिशाच भूमि में ही खोदा जाता है। तो किस दिशा में होगा वो उस मुहूर्त के हिसाब से देखना पड़ेगा। नींव इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? उसको स्पिरिचुअलिटी से क्यों जोड़ा गया है? नींव जब आप खोदते हो तो जिस टाइम आप अपने नींव को खोदते हो उस समय आप उस भूमि में उपस्थित सभी देवी देवताओं से आज्ञा लेते हो। एक्चुअली सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हो कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने इस पर्सनल उद्देश्य के लिए इस भूमि को अब यूज करने जा रहे हैं। तो नींव खोदने का पर्पस ये होता है कि हम अपने सभी देवी देवता, इष्ट, क्षेत्रपाल, देवता, मनुष्य, मानव सबसे आज्ञा लेते हैं कि आप हमें यहाँ पर घर बनाने की आज्ञा दें। इसलिए हमारे सनातन में बहुत महत्व है नींव खोदने का। अच्छा। कि आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिल जाए सभी देवी देवता का, तो आपका कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाता है। बाद में आप जब उसमें निवास करते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं, अच्छे फल देते हैं। कोई ऐसे साइंस होते हैं कि नींव खोदते टाइम ही आदमी को पता चल जाए कि दिस लैंड इज नॉट ऑस्पिशियस या ये हमारे लिए शुभ नहीं है? देखिए, अगर आपने नींव का जब गड्ढा खोदा, नींव के लिए गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे को खोदते हुए अगर वहां पर कोई हड्डी निकल आए, कोई मानव कंकाल निकल आए, किसी जानवर के बाल निकल आए, तो ये बहुत ही अनस्पिशियस माना जाता है। या फिर किसी जो गड्ढा खोद रहे हैं उनको चोट लग जाए, या जो इंसान नींव रख रहा है उसको चोट लग जाए, तो ये कुछ साइंस होते हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये लैंड आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके। बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम, किचन, एंट्रेंस, ये बनाते टाइम अक्सर लोग क्या मेजर गलतियां कर देते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग? वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा तो लोग कई बार दिशाओं का ध्यान नहीं रखते। गलत दिशा में अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बनाया है, सबसे बड़ा मेजर दोष तो वही कहलाता है। बहुत बार लोग सेंटर में टॉयलेट बना देते हैं, वो बहुत बड़ा मेजर दोष कहलाता है। और जब वो उसको डिजाइन करते हैं तो जब बेडरूम को डिजाइन किया जाता है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 9x9 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो जो पिशाच भूमि का एरिया होता है, अगर आप अपना बेडरूम वहां बना देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मेजर गलती हो जाती है। उस केस में आप ये कहते हैं कि हमने सही दिशा में अपना रूम बनाया है लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आती, हमें बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम रहने लग गई है, एंजाइटी या टेंशन बहुत ज्यादा रहने लग गई है, क्योंकि आप पिशाच भूमि के एरिया में सो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग और साथ में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखते और लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वॉशरूम, बाथरूम हो सकता है? बाथरूम हो सकता है, नहाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट नहीं होनी, WC नहीं होना चाहिए। WC नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा, जैसे आप हमेशा E1 E2, आई डोंट नो, मुझे वो इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का भी कोई ऐसा डायरेक्शन है जहां पे टॉयलेट हो सकती है N1 N2 N8? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो 3 देवता का एनर्जी फील्ड आता है, N8, E1, E2, किसी में भी हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट, अब क्या होगा? पहली कोशिश करें कि वहां से WC हटा दें, नहाने के लिए उसको यूज कर लें। पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए। उस फैमिली के साथ, उन घर वालों के साथ क्या होगा? उनको हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा उनको हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो ज्यादातर लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन जरूर देखा जाता है। तो हेल्थ इशू उनको बहुत ज्यादा आते हैं। सिर का भारी रहना, सिर में हमेशा दर्द फील होना, माइग्रेन हो जाना या ब्रेन ट्यूमर हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देता है। अच्छा,
और नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो क्या दिक्कत आएगी? नॉर्थ ईस्ट का किचन आपकी सर्जरीज बहुत ज्यादा कराता है। अगर वहां पर फायर आ गई तो फायर क्या करेगी, आपकी हेल्थ को बर्न कर देगी। और वहां पर बार बार आप देखोगे कि ऐसे लोगों के घरों में ऐसी बीमारियां आती हैं जिसके लिए बार बार सर्जरी करानी पड़ रही है। अब कैंसर में भी सर्जरी करानी पड़ जाती है, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वहां पर रहने वाले लोगों को सर्जरी बार बार करानी पड़ती है। न्यू कंस्ट्रक्शन में लेंटर को भी बहुत महत्व दिया जाता है जब वो डल जाता है, तो उसका कोई वास्तु से रिलेशन है? बिल्कुल। जब हम पहला लेंटर डालते हैं, ये हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में लिखा गया। आपने पहले देखा होगा लोगों को कि जब लोग लेंटर डालते थे तो लड्डू बांटा करते थे। अभी भी बांटते हैं, पर अब लोग बने बनाए ज्यादा लेने लग गए, तो उन लोगों को पता ही नहीं है। न्यू जनरेशन को ज्यादातर लोग फ्लैट बने हुए ले लेते हैं, उन बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन पहले के लोगों को, आपको, हमें सबको पता है कि जब भी किसी के घर में लेंटर डला तो लड्डू बट रहे हैं। तो आपका भी मन में आया होगा कि भी अगले का इतना खर्चा हो गया, ये लड्डू क्यों बांट रहा है? वो इसलिए बांटे जाते हैं कि जब आपकी छत डलती है, लेंटर डलता है, तो ये माना जाता है कि वहां पर हमारे सभी देवी देवता एस्टेब्लिश हो जाते हैं। जितने हमारे 45 देवताज होते हैं, उस समय वो सारे देवता वहां पर एस्टेब्लिश हो गए हैं। और उन सबको आराध्य मानकर उनको भोग लगाने के लिए लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो लड्डू मंगवाए जाते हैं। सबसे पहला लेंटर के ऊपर लड्डू रखा जाता है। दूसरा लड्डू आप अपना जो कारीगर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको खिलाते हैं, क्योंकि आप उसको विश्वकर्मा का रूप मानते हैं। तो दूसरा लड्डू आप उसको खिलाते हैं। फिर सारी लेबर को लड्डू खिलाते हैं। उसके बाद आप अपने सारे दोस्तों में, नेबर्स में लड्डू को बांटते हैं, इस खुशी को जाहिर करने के लिए कि अब हमारे सारे देवता यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इसलिए वहां पर लड्डू बांटे जाते हैं। और लेंटर का बहुत इसलिए इंपॉर्टेंस होता है, जिस दिन आपके लेंटर डल गया उस दिन आपके सारे देवता वहां एस्टेब्लिश हो गए, और अब वो देवता ही आपको सब कुछ देंगे आपके जीवन में। मैम आजकल आप तो देख लो कितने मॉडर्न होम्स बना रहे हैं लोग, लग्जरी डिजाइनर होम बनाते हैं, तो वो फिर वास्तु कंप्लाइंट्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे? उनकी डिजाइन, कहीं भी लकड़ी लगा रहे हैं, कहीं भी प्लास्टिक लगा रहे हैं, कहीं पीवीसी शीट लगा रहे हैं। देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी लग्जरी बनाओ, वुड तो आपको हर जगह लगाना है। आपको वुड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वुड कहीं भी कोई एंटी एलिमेंट क्रिएट नहीं करता। मेटल आपको लगाना है, आप थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रखकर कि कहाँ पर आपको सिल्वर कलर यूज करना है, कहाँ आपको ब्रॉन्ज कलर यूज करना है, कहाँ गोल्डन यूज करना है, तो वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से कर लीजिए। कलर आपको करने ही है तो आप वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। एक से एक लग्जरी घरों के लिए, फ्लैट्स के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छे से वहां पर वो लोग वास्तु को अप्लाई कर पाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लोगों को वैसे ही एक डर लगा रहता है कि अगर हम वास्तु वालों को बुलाएंगे वो पता नहीं क्या कर देंगे, हमारे डिजाइन में चेंजेस करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से और एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर आपकी डिजाइनिंग करा देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक डाउट है, अब जैसे पहले लोग क्या करते थे, 4 डायरेक्शन को बैलेंस कर लिया करते थे, फिर धीरे से लोगों को पता चला कि 8 होती हैं, फिर किसी को पता चला 16 होती हैं, अभी तो लोग कहते हैं 32 डायरेक्शन चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा वास्तु साइंस और लोग पढ़े, 10-5 साल में और आगे बढ़े। अब घर तो हमेशा के लिए 100-100 साल लोग रहते हैं घर में, और आने वाले टाइम में मान लो 64 डायरेक्शन आ गई और ज्यादा आ गई, 128 आ गई, तब इंसान क्या करेगा? देखिए, डायरेक्शन 16 ही है। 16 ही डायरेक्शन पर हमेशा काम किया जाता था, जाता है। हमारे ग्रंथों में भी 16 डायरेक्शन का ही वर्णन मिलता है जी। तो डायरेक्शन तो हमेशा 16 थी, 16 है और 16 ही रहेंगी। अब लोग अपने आपको कुछ यूनिक दिखाने के लिए कोई कह देता है 32। एक्चुअली 32 डायरेक्शन नहीं है, 32 देवताज हैं जिनको वो डायरेक्शन बताकर काम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं 32 पद। जैसे अभी आपने कहा E1, E2, E3, E4, वो भी हमारे देवताज एनर्जी फील्ड ही है। तो 32 हमारे देवता एनर्जी फील्ड है। उसके बाद 64, 81 वो कुछ भी बोलते रहे, वो डायरेक्शंस नहीं है। वो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे 81 पद होते हैं। अभी हमने बात की 9x9 पार्ट में हम प्लॉट को डिवाइड करते हैं, तो वो 99 पार्ट्स हैं हमारे प्लॉट के, डायरेक्शन नहीं है। तो केवल डायरेक्शन 16 ही है, उन्हीं पर ही काम किया जाएगा और हमेशा उन्हीं पर ही करना चाहिए। अभी देखो, पहले मुझे ये जानना है कि वास्तु आपने बताया ना कि ग्रंथों से आया, तो किस ग्रंथ में वास्तु का वर्णन है? सबसे जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, वैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, मायामतम है, सम्राज्ञ सूत्रधार है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड करती हूँ
विश्वकर्मा प्रकाश को, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश का जो ट्रांसलेशन हुआ वो काफी इजी तरीके से हिंदी में बहुत आराम से समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिखा गया है जी। तो सभी को, एक आम आदमी भी अगर उसको पढ़ता है तो उसको आराम से समझ में आ जाता है। तो अगर किसी को भी अपने वास्तु के ग्रंथ पढ़ने हैं तो वो सबसे पहले विश्वकर्मा प्रकाश से स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ फिर लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि मॉडर्न वास्तु फॉलो करें कि प्राणिक वास्तु फॉलो करें, एनर्जी वास्तु फॉलो करें, वैदिक वास्तु फॉलो करें, एस्ट्रोलॉजी वास्तु फॉलो करें, न्यूमरोलॉजी वास्तु फॉलो करें, क्या क्या फॉलो करें? तो उन सब के लिए मेरा तो एक ही आंसर है कि आप सिर्फ वो वास्तु फॉलो कर लो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, नथिंग एल्स। और ग्रंथों में क्या लिखा है? जो वास्तु लिखा है, जो वास्तु लिखा है, जो प्योर तरीके से वास्तु को लिखा गया है, बस आप उसको फॉलो कर लो। उसके अंदर सारी तरीके के वास्तु कंबाइंड हो जाएंगे और आप एक प्योर तरीके का वास्तु यूज कर पाएंगे। कोई ऐसी अजीब चीज आपने सुनी है, किसी आपकी क्लाइंट ने बताई हो कि उसको मेरे वास्तु कंसल्टेंट ने मुझे ये बताया था और आपने सुना हो कि मैंने भी नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया? ऐसा तो हम रोज ही सुनते हैं, हमारे पास रोज ऐसी चीजें आती हैं। जैसे कल ही मैं एक साइट पर थी तो वहां पर वो क्लाइंट ने बताया, उन्होंने बांसुरी लगाई हुई थी जगह जगह पर, बांसुरी, और साथ में छोटे छोटे प्लास्टिक के पिरामिड हैंग किए हुए थे अपनी पूरे घर की छत में। ठीक है। तो मैंने पूछा ये आपने क्यों किया है? ये बोले उन्होंने, एक वास्तु कंसल्टेंट आए थे, उन्होंने कहा कि इसको करने से कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप सारे में बांसुरी प्लेस कर दो, छत में बांसुरी। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज है कि केवल कृष्ण जी की ब्लेसिंग हमें छत में ही क्यों मिल रही है, लैंड में क्यों नहीं मिल रही है? लैंड में भी मिलनी चाहिए, दीवारों में भी मिलनी चाहिए, भगवान तो सब जगह ही है, केवल छत में भगवान है ये तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसी अजीब चीजें तो हम रोज ही सुनते रहते हैं। वैसे लगानी चाहिए बांसुरी वगैरह? बांसुरी छत में लगाने का, बांसुरी आप भगवान के हाथों में पकड़ाओ, अपने मंदिर में रखो, उतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बांसुरी से कोई रेमेडी आप नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक चीज और बताई, वो प्लास्टिक की पिरामिड, उसकी क्या वैल्यू है? वास्तु में देखो, पिरामिड जो है वो बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रक्चर है, शेप है, क्योंकि उसके जो एक्सिस होती है, उसका जो एपेक्स होता है वो बहुत ज्यादा कई गुना एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्व करता है। तो पहले एब्जॉर्व करेगा, चाहे वो जियोपैथिक एनर्जी हो चाहे कॉस्मिक एनर्जी हो। लैंड के अंदर आपने लगाया तो जियोपैथिक एनर्जी को बढ़ाएगा, लैंड के ऊपर आपने लगाया तो वो कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। और बहुत हजारों लाखों सालों से पिरामिड की शेप को हम यूज करते आ रहे हैं इंडिया में। इजिप्ट के पिरामिड को लोग इजिप्ट से जाने हैं पिरामिड को, लेकिन हमारे इंडिया में उससे पहले भी जो हमारे मंदिर बने हुए हैं आप देखोगे उनके ऊपर पिरामिड टाइप की शेप बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तथ्य मिलते हैं कि हमारे इंडिया से ही पिरामिड की शेप को इन्वेंट किया गया जी। और पिरामिड को लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज करते हो, सही तरीका मतलब उसके एपेक्स को सही एंगल पर बनाते हो, सही तरीके से बनाते हो और सही मेटल में बनाते हो, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक में क्यों नहीं? क्योंकि प्लास्टिक तो खुद ही एनर्जी का बैड कंडक्टर है। अगर आप उसका पिरामिड बना दोगे तो वो कैसे एनर्जी को ग्रैब करेगा, कैसे खुद अट्रैक्ट करेगा और कैसे वो हमें देगा। इसी तरीके से अगर आपने वुड का पिरामिड बना दिया तो वुड भी हमें पता है एनर्जी का बैड कंडक्टर है, हमें करंट ना लग जाए इसलिए हम वुड का फट्टा रखते हैं। तो अगर आप बैड कंडक्टर के मटेरियल का ही पिरामिड बना देंगे तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए प्लास्टिक के पिरामिड कुछ भी काम नहीं करते। इससे बेटर है बहुत छोटे छोटे, आप चाहे कॉपर का पिरामिड लो, सबसे सस्ता आएगा, हार्डली 100 रुपीज 200 रुपीज का पिरामिड आपको मिलता है और वो इतनी ज्यादा एनर्जी आपके लिए प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्ट करता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। घर में बनाते टाइम लगाएं या बनाने के बाद लगाएं? दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं। अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप अपने हर पिलर के अंदर पिरामिड्स लगाएं जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहे। लैंड के अंदर आप लगा सकते हैं, हर पिलर में, हर पिलर के वो अंदर सीधे एकदम डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। उसको लगाने का एक प्रिंसिपल होता है। पिरामिड को जब हम प्लेस करते हैं तो हम अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस को अलाइन करके ही पिरामिड को प्लेस करते हैं, तो उसका ये प्रिंसिपल है। तो नॉर्थ साउथ एक्सिस पर अलाइन कर आप हर पिरामिड के अंदर, हर कॉलम के अंदर एक एक पिरामिड रख दीजिए और साथ में आप कुछ क्वार्ट्स रख दीजिए। क्वार्ट्स मिनरल होते हैं, उनको भी अगर आप रख देते हैं तो आपकी लैंड की ऊर्जाएं हमेशा 100 सालों तक बहुत अच्छी बनी रहती हैं और आपको बहुत अच्छे फल देती हैं। क्वार्ट्ज जो स्टोन आते हैं, स्टोन्स आते हैं। अगर आपने बना हुआ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट लिया है या कोई घर लिया है तो आप अपने फ्लोर के ऊपर भी उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जियोपैथिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है लेकिन कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर उसको एब्जॉर्व कर वो आपके लिए बढ़ा रहा है।
तो आप फ्लोर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। मैं जब घर बना रहा था तो अक्सर आपने सुना है समरसेबल खोद देते हैं लोग घर हाँ में, जी, घर बनाते ही। बिल्कुल। तो मेरे दादा कह रहे कि तूने प्लॉट लेती सबसे पहले तो सर में ही छेद कर दिया, हम्म तेरा ही घर बढ़िया नहीं है। हम्म तो आप क्या मानते हो, इसका कोई वास्तु से रिलेशन है? देखिए, आप कहाँ पर उस गड्ढे को कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। सर में गड्ढा कर दिया का मतलब है अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में हमारे शिखी देवता होते हैं जो हमारे वास्तु पुरुष का हेड है। जो हमारे शिखी देवता है वो वास्तु पुरुष के हेड पर विराजमान है। ठीक है। तो अगर आपने शिखी देवता के ऊपर गड्ढा कर दिया तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि पहले ही आपने सिर में गड्ढा कर दिया तो वो फलित नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देवतास का प्लेसमेंट जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको गड्ढा कहाँ करना है। तो घर बनाते टाइम समरसेबल जब भी अगर कोई तो लगा रहा नॉर्थ में करो। नॉर्थ अगर में। आपको समरसेबल बनाना है तो आप नॉर्थ में बनाओ, जिससे कि आप उस देवता के अंदर, क्योंकि आपको एक लेमैन को नहीं पता होता कि वो देवता कहाँ पर आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में किस एरिया को छोड़ना है। तो सेफ साइड है कि आप नॉर्थ में अपने सबमर्सिबल के लिए गड्ढा बना लो। ओके। अब तो खैर वैसे उन्होंने बताया तो फिर हमने वहां से निकलवाया, रोड पर लगवा दिया। ठीक है, हमने कहा चलो घर से बाहर भेज देते हैं गड्ढे को। वो बिल्कुल ठीक है, पर आप सेफ साइड आप नॉर्थ में लगा लो। ठीक। बेडरूम किस डायरेक्शन में सबसे बेस्ट होता है? बेडरूम के लिए जो हमारे नेगेटिव जोन्स हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इनको छोड़कर सभी जोन्स अच्छे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आपकी एज क्या है, पैसा चाहिए, आप काम क्या करते हैं। पैसा चाहिए तो आप नॉर्थ में लगाओ या वेस्ट में, नॉर्थ में अपना बेडरूम बनाओ या वेस्ट में बनाओ। लेकिन तब भी अपनी कुंडली को जरूर ध्यान में रखो। अगर आपकी कुंडली में मरकरी और शनि खराब होंगे और आपने नॉर्थ या वेस्ट का बेडरूम बना लिया तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो आप अपनी कुंडली को ध्यान में रखो। कपल्स की कुंडली देखें या सिंगल पर्सन? अगर कपल्स के लिए बेडरूम देख रहे हैं तो हस्बैंड की कुंडली को देखा जाता है। माँ बाप के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी होती है उनका रूम बनाना हो तो? अगर 65-70 प्लस पेरेंट्स हैं तो उनके लिए आप नॉर्थ ईस्ट में भी रूम दे सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ईस्ट में दे सकते हैं, ईस्ट में भी अच्छा होगा। ऐसा क्यों कहा आपने नॉर्थ ईस्ट में दे दीजिए उनको? नॉर्थ ईस्ट में इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और थोड़ी स्टेगनेंट, थोड़ी शांत एनर्जी होती है भगवान की। तो जो हमारे 70 प्लस लोग हैं, कपल्स हैं, मदर फादर हैं, उनको अब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब उनको थोड़ा सा काम एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए अगर हम उनको नॉर्थ ईस्ट में रूम दे देते हैं तो उनको, उनके लिए ठीक है, उनका दिमाग शांत रहेगा। हाँ, ज्यादा बुड़बुड़ाएंगे नहीं। थोड़ा शांत रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, भक्ति में जुड़े रहेंगे, जो उनके लिए सेज में ज्यादा जरूरी है। नहीं, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि माँ बाप जो हर समय कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे, दादा दादी बेसिकली। ये भी एक तरीका नॉर्थ ईस्ट में रूम दे दो आप उनको, वो तो वो थोड़ा सा शांत रहेंगे। अच्छा, मन शांत रहेगा। बच्चों के लिए किस डायरेक्शन में बनाए रूम फिर? बच्चे अगर आपके देखिए यंग एज में हैं तो आप उनको साउथ वेस्ट का रूम दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनको पढ़ाई करनी है, अभी उनको अपना करियर बनाना है। तो आप उनको साउथ वेस्ट में दे सकते हैं। स्कूल में बच्चे हैं, प्रोफेशनल स्टडी अभी कर रहे हैं, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में उनको रूम दे सकते हैं, जिससे कि उनका माइंड फोकस्ड रहे, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा अचीव कर पाए। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में उनको रूम दीजिए। ठीक है। तो कॉमन एरिया किस डायरेक्शन का सबसे बेस्ट होता है? कॉमन लिविंग एरिया अगर आप बना रहे हैं, आप ब्रह्म स्थान में भी बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म स्थान को हम कहते हैं कि थोड़ा खुला खुला रखो, लाइट वेटेड रखो। तो आप अपना लिविंग रूम ब्रह्म स्थान पर बना सकते हैं। अदरवाइज आप ईस्ट में बना सकते हैं। अगर आपको लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद है, आप चाहते हैं लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करें, तो आप ईस्ट में भी अपना लिविंग रूम बना सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पैसा रखा जाता है, लॉकर तिजोरी। जी, जनरली लोग स्टोर में कर लेते हैं उसको, कि जहाँ कबाड़ा रखा जाता है वहां अपनी तिजोरी रख लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? दूसरी चीज किस डायरेक्शन में हो? देखिए, कभी भी गार्बेज के साथ, क्लटर्स के साथ तिजोरी को नहीं रखना चाहिए। आपको तो माँ लक्ष्मी को वहां बुलाना है, और माँ लक्ष्मी, आपने देखा होगा दिवाली पर जब हमें माँ लक्ष्मी को खुश करना होता है, कितना हम घर रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, हर कोना चमकना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उस दिन माँ लक्ष्मी को आना है। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। तो साफ जगह पर ही अपने लॉकर को रखें। सबसे पहली बात, जिस जगह पर आप डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को ऐसा चाहते हैं कि मेरा पैसा खर्च ना हो, स्टेबल हुआ रहे, मेरे पास जमा रहे, तो साउथ वेस्ट में रखें। साउथ वेस्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा रखा रखा भी मल्टीप्लाई होता रहे, केवल स्टेबल ही ना रहे, मल्टीप्लाई भी हो जाए, तो आप अपने लॉकर को वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, जिससे कि आपका पैसा रखा रखा भी बढ़ता रहे। अगर किसी को अपने घर का रिनोवेशन कराना है तो उसमें आप क्या करें, कितना तोड़ फोड़ कर दें सो दैट कि वास्तु ठीक हो जाए?
देखिए, अगर सबसे पहली चीज, अगर आप रेनोवेशन कराने वाले हैं तो ऐसे नहीं कि आज हमारा मन किया और हमने आज ही मिस्त्री लगाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। रेनोवेशन करने का हमारे सनातन के हिसाब से एक रिचुअल होता है। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को तोड़फोड़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वास्तु में हर दिशा में कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई प्लैनेट हमारे विराजमान है, तो आपको सबसे पहले वहां पर आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। तो आज्ञा कैसे? निष्ठापन की आज्ञा, कि हम इस चीज को तोड़ना चाहते हैं। आप हमें सभी देवी देवता जो वास्तु देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करें कि हम इसको तोड़कर यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन कर सके। तो एक छोटा सा रिचुअल होता है, एक नारियल लेकर अपने पूरे घर में घूमकर अपने सभी देवी देवता से पहले आज्ञा जरूर लें, निष्ठापन की। जब आपको वो आज्ञा मिल जाएगी, उसके बाद ही आप अपनी तोड़फोड़ को शुरू करें। सबसे पहली चीज ये जरूर होनी चाहिए। जो लोग बिना निष्ठापन की आज्ञा लिए अपने घर में रेनोवेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको रेनोवेशन के बाद बहुत तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। चाहे उन्होंने कोई वास्तु दोष क्रिएट ना कराओ, तब भी उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपने बिना आज्ञा ले किसी का घर तोड़ दिया। वहां पर बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटी हैं, बहुत तरह के इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने घर बनाए होते हैं। आपने एक तरह से उनके घर तोड़ दिए, तो उनके घर तोड़ने का जो बुरा असर है वो आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो निष्ठापन की आज्ञा लेकर अपने रेनोवेशन को स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप रेनोवेशन करा रहे हैं, तो हर एक चीज का वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से जरूर ध्यान में रखें कि क्या चीज हम कहाँ बना रहे हैं। हम अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कौन सा कलर हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा कलर हमें अवॉइड करना है, इन सभी चीजों का ध्यान में रखें। और जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, रेनोवेशन कंप्लीट हो जाए, तो अपने सभी देवता की एक देवता पूजा जरूर कर दें। देवता पूजा आपको बहुत ज्यादा रिचुअल नहीं आता, आप सिर्फ अपने सभी देवताओं को ध्यान करके, अपने इष्ट को ध्यान करके, 45 हमारे देवता होते हैं, सभी देवता के नाम का कुछ भी भोग अर्पित कर दें। सभी देवता का नाम लेते जाएं, कुछ भी भोग, चाहे गुड़ रख दें, चीनी रख दें, कोई मिठाई रख दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उनके नाम की भोग अर्पित कर दें, एक दीपक जला दें और अपने घर में एक मंगल कलश जरूर स्थापित कर दें। घर के नॉर्थ ईस्ट में आप मंगल कलश स्थापित कर दें रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद, जिससे कि किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष अगर हो भी गया है गलती से, या किसी जीव जंतु को कोई हानि पहुंच गई है आपकी वजह से, तो उसकी माफी भी आपको मिल जाए। मैंने तो सुना है कि जब लोग रिनोवेशन करते हैं तो ये दही, चावल, मछली, ये सब जमीन में गाड़ के फिर तोड़-फोड़ शुरू करते हैं। वो उनका ये रिचुअल होगा कि वो उसके थ्रू आज्ञा ले रहे हैं। तो में भी हो सकता है कि किसी का इस तरह का रिचुअल हो, लेकिन अगर आपको ये रिचुअल नहीं आते तो आप सिंपल एक नारियल से, श्रीफल से भी आज्ञा ले सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाए या किचन आ जाए, तो बिना तोड़ फोड़ के कोई रेमेडी है जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके? देखिए, कुछ रेमेडीज होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उस एरिया को आपके घर के एरिया से कट करते हैं। सिर्फ एक यही रेमेडी है कि अब वो एरिया आपके घर का पार्ट नहीं रहा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। कैसे? कट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कुछ मेटल से कट किए जाते हैं, कुछ लैंड के अंदर बीम लेवल पर वहां पर कट किए जाते हैं, एक फॉल्स वॉल क्रिएट करके बीम लेवल पर, तो उस तरीके से क्रिएट करते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो लैंड के अंदर डालकर उस एरिया को कट करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम एरिया को कट कर सकते हैं। लेकिन हो जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उसको आप वहां से हटा दें। लेकिन अब फिर भी कभी कभी होता है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करके उसके इफेक्ट्स को खत्म करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ वास्तु कंसल्टेंट को देखा है, वो टेप लगवा देते हैं WC के आसपास। तो वो टेप इसलिए लगाते हैं ताकि दिखती रहे टेप और लोगों को समझ में आए कि हाँ वास्तु हो रखा, कोई बस ये सबकॉन्शियस के साथ प्ले करने वाली चीज है कि एक इंसान ने अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया कि अब मेरा टॉयलेट ट्रीट हो चुका है, अब मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मानते हो तो टेप में एनर्जी होती है? टेप में कोई एनर्जी नहीं होती, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के साथ प्ले करने वाला गेम होता है। लेकिन 99% लोगों को इसके रिजल्ट नहीं मिलते, 1% लोगों को मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने सबकॉन्शियस को अलाउ कर देते हैं कि अब आपने मान लिया कि हाँ मेरा ये टॉयलेट ट्रीट हो गया, अब मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। जो लोग इतना इंटेंस तरीके से मान लेते हैं, सिर्फ उनको रिजल्ट, अदरवाइज 99% रिजल्ट्स नहीं आते। आपने कभी टेप नहीं लगाया किसी को? मैं पहले कभी लगाया था प्रैक्टिस में, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि इसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते तो मैं छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल नहीं लगाती। ठीक। इंटीरियर करते टाइम, वॉल्स के कलर का सिलेक्शन करते टाइम, कर्टेन्स का कलर सिलेक्शन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें?
दो ही चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले एलिमेंट, कि हम किस जोन के लिए कर रहे हैं, उसके लिए एलिमेंट क्या कलर अलाउ करता है, और साथ में जो ओनर है, ओनर का बर्थ चार्ट, ओनर के बर्थ चार्ट को देखकर ही हम किसी भी वॉल पर कलर यूज करते हैं, अदरवाइज वो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जो वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से कलर करना अलाउड है, हो सकता है कि वो जो हाउस ओनर है, हेड ऑफ द फैमिली है, उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से नेगेटिव हो, तो हम उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो हम इन दोनों ही चीजों का ध्यान में रखते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप मुझे अभी बता दो कि नॉर्थ में नीली दीवार मत करना, साउथ में हरी मत करना, ईस्ट में पीली मत जो करना? लोग ये बताते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत, हम लास्ट पॉडकास्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ में जैसे हम ग्रीन कलर अगर करते हैं और अगर आपका मरकरी खराब है, आपको अच्छे फल नहीं देने वाला है, तो वहां पर वो ग्रीन कलर किया हुआ आपने तो बैलेंसिंग के हिसाब से ठीक किया है, लेकिन वो ग्रीन कलर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। अच्छा, रिनोवेशन करते टाइम लोग क्या करते हैं, फाउंटेन लगवाते हैं, मिरर्स लगवाते हैं एंट्रेंस पर। आपको क्या लगता है, इनका वास्तु में कोई रोल है? अगर जोन के हिसाब से आप ठीक तरीके से प्लेस कर रहे हैं तो यस, ये आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। अगर आपने फाउंटेन नॉर्थ में लगाया है तो वो आपको पैसे के रास्ते खोल सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल सकता है। सभी लोग 4-5 फाउंटेन लगा दो अपने नॉर्थ में, कोई दिक्कत नहीं, पैसा ही पैसा नहीं, है। नॉर्थ में फाउंटेन वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैंने बहुत सारी जगह पर लगवाए हैं और सब जगह बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के। एक्चुअली देखो, वास्तु कैसे काम करता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी जोड़ देते हैं, जैसे आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, रील्स डालते हैं, तो कमेंट्स लिखते हैं, तो भाई अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस फाउंटेन लगा दो पैसे की बारिश होने लगेगी। तो वास्तु ऐसे काम नहीं करता। वास्तु सबसे पहले काम करता है आपके हार्ड वर्क पर। मैम, एक और हुक लाइन है, पैसे की बारिश है, अंधा पैसा आएगा। हाँ, अंधा पैसा आएगा, लेकिन उस अंधे पैसे के लिए आपको वास्तु के साथ साथ अपने काम पर भी फोकस करना है। सिर्फ वास्तु नहीं लेकर आएगा। वास्तु क्या करेगा, आपके लिए मेहनत करने के रास्ते खोल देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, रिनोवेशन करा रहा हूँ, बीवी से बहुत लड़ाई होती है, मतलब हफ्ते में मान के चलो 6 दिन होती है, एक दिन अपन नॉर्मल रहते हैं, तो कोई ऐसा तरीका है कि रिनोवेशन कराते टाइम ही वो सॉर्टेड कर लूं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो आप ऐसा करिए, आप सबसे पहले अपना बेडरूम, जब रेनोवेशन करा ही रहे हैं, तो आप अपना बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में बना लीजिए। ये बेस्ट जोन है हस्बैंड वाइफ के लिए। आपका प्यार, आपका आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे से मिलने की क्रेविंग हमेशा बनी रहेगी, और जब वो क्रेविंग के बाद आप एक अट्रैक्शन के बाद एक दूसरे से मिलोगे तो आप लड़ाई नहीं करोगे, आप अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, प्यार से मिलोगे। तो सबसे जरूरी है कि आप नॉर्थ वेस्ट में अपना बेडरूम बना लो। नॉर्थ वेस्ट में एक मिरर जरूर लगा लो, और नॉर्थ वेस्ट में अपना फोटो भी लगा दो। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने घर की मल्टीपल एंट्रेंस बना देते हैं, एक मेन एंट्रेंस हो गई, एक बना दी कि भाई यहाँ से जो है गार्ड आएंगे और सिक्योरिटी वाले आएंगे, मेड्स आएंगी, और एक अपने लिए एंट्रेंस कर लेते हैं, मल्टीपल एंट्रेंस कर लेते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े घरों में। तो क्या वो वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ माना जाता है? वास्तु के हिसाब से शुभ अशुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर एंट्रेंस उसके लिए काम करेगी। वहां पर रहने वाले लोगों को, चाहे आपने वो सर्वेंट के लिए बनाई है, चाहे कार पार्किंग के लिए, चाहे अपने आने जाने के लिए, तो जिस भी एंट्रेंस से आप अपने घर के अंदर एंटर कर पा रहे हैं, हर एंट्रेंस आपको अपने पद, अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से इफेक्ट करेगी। ठीक है। तो आपको वो चीज देखकर ही एंट्रेंस बनानी है कि हम कहाँ पर एंट्रेंस बना रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हमारी लाइफ में होंगे। ठीक है। तो उसको देखकर ही आपको एंट्रेंस बनानी चाहिए। अब जैसे लोग रिनोवेट कराते हैं तो घर के आगे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो क्या उनके लगे रह देना चाहिए? क्योंकि कहते हैं उनकी जड़ों से नींव कमजोर हो जाती है, उनको काट देना चाहिए? नहीं, अगर आपकी जोन अलाउ करते हैं, अगर आपके वो ट्रीज नॉर्थ या ईस्ट में लगे हुए हैं तो उनको लगे ही रहना चाहिए, ऑब्वियसली काटना नहीं चाहिए। लेकिन चैत वृक्ष कभी भी आपके घर के सामने नहीं होना चाहिए। चैत वृक्ष होते हैं जैसे पीपल का, नीम का, ये जो बड़े बड़े पेड़, चैत वृक्ष जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए घर के बाहर। जैसे पीपल का, बरगद का, ये पेड़ नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कोई अशोक का पेड़ लगा हुआ है, इस तरह के पेड़ हैं तो आप उनको रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लॉट है जहां पर आपको अब घर बनाना है, हो सकता है वहां पर बीच में कोई पेड़ आ रहे हैं या साइड में पेड़ आ रहे हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको ऐसे ही जाते ही वहां पर कटवा देते हैं कि हमने पेड़ कटवा दिया क्योंकि हमें रेनोवेशन करना है। तो वो बहुत गलत होता है। ऐसे कभी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ को हटाने के लिए प्रॉपर निष्ठापन क्रिया होनी चाहिए। आप अपने किसी पंडित जी को बुला लीजिए,
किसी भी कंसल्टेंट को बुला लीजिए, या आप खुद एक नारियल श्रीफल लेकर पहले उस पेड़ से आज्ञा लीजिए कि क्या वो यहाँ से हटकर कहीं और जाना चाहते हैं या हम उनको यहाँ पर काट दें। तो जब तक आप आज्ञा लेकर पेड़ को नहीं काटेंगे और आपने ऐसे ही पेड़ को काट दिया तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ सकते हैं। तो पेड़ को हमेशा आज्ञा लेकर ही निष्ठापित करना चाहिए। लोगों के बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर का अगर प्लॉट है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कॉर्नर प्लॉट जनरली अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली साउथ वेस्ट का कॉर्नर, क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं होती। साउथ वेस्ट का कॉर्नर या साउथ ईस्ट का कॉर्नर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कॉर्नर प्लॉट लेना है तो आप नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टी पॉइंट को लेके आपका क्या मिथ है? लोग कहते हैं टी पॉइंट वाला घर भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, टी पॉइंट पर एक्चुअली 2 सड़कों की एनर्जी एक साथ आपको इफेक्ट करती है, तो टी पॉइंट पर भी घर नहीं लेना चाहिए। लेकिन नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अगर आपका टी पॉइंट है तो आप उसको ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। उसके अलावा साउथ से लेकर वेस्ट तक अगर टी पॉइंट है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और ब्रह्म स्थान को लेके क्या ध्यान रखना चाहिए घर में? ब्रह्म स्थान आपको हमेशा हल्का करना चाहिए। और ब्रह्म स्थान, वैसे जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो ब्रह्म स्थान है, जैसे एक इंसान होता है, किसी का भी पेट अगर अंदर की तरफ होगा पेट, तो वो अनहेल्दी कहलाएगा ना। एक बीमार इंसान ही ऐसा मिलेगा जिसका पेट अंदर को हो, वो बीमार होगा। हल्का सा बाहर हो, जनरली ऐसा ही होता है। जो बहुत बाहर है वो तो गलत ही होगा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। हल्का सा अगर बाहर होता है, एक नॉर्मल इंसान का हल्का सा पेट बाहर होता है। तो इसी तरीके से हमारी भूमि होती है। जो वास्तु पुरुष है उनका वो नाभि पोर्शन है ब्रह्म स्थान, तो वो बहुत हल्का सा अगर उठा हुआ होता है तो वो बहुत शुभ होता है। अच्छा। तो ब्रह्म स्थान को इसी तरीके से डिजाइन थोड़ा सा करना उठा चाहिए, दिया जाए, हल्का सा, बहुत माइनर, आधा इंच 1 इंच उसको उठा हुआ होना चाहिए। और उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? अगर आपने ब्रह्म स्थान पर पानी डाला तो वो चारों तरफ पानी फैल जाए, उसको हम कहते हैं कुपृष्ठ भूमि। ये बहुत ही शुभ भूमि होती है, तो हमें हमेशा ब्रह्म स्थान को ऐसा रखना चाहिए। और ब्रह्म स्थान को खाली रखें, वहां पर कोई भी पिलर, वॉल, इस तरह की कोई चीज ना आए। हैवी फर्नीचर आप वहां पर मत रखो, लाइट रखो। और ब्रह्म स्थान अगर हो सके तो आप थोड़ा सा ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई रख दें, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जैसे बहुत सारे लोग आजकल कहने लग गए हैं कि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल भी खुला नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा। पहले तो लोग खोल के बीच में तुलसी का पौधा रखते थे। साउथ में आज भी ऐसा ही रिचुअल है। हमारे साउथ के रिचुअल को जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर आप दुबई में देखोगे, दुबई में जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उन सब लोगों ने बिल्कुल सेंटर में थोड़े से पार्ट को ओपन टू स्काई रखा है। बहुत सारे मॉल्स में मैंने देखा दुबई में कि उन्होंने बिल्कुल सेंटर के पार्ट पर एक पिरामिड बनाया हुआ है, जिससे कि वहां पर जो एनर्जी नेचुरली जितनी एनर्जी आनी चाहिए उससे 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी वहां पर आ रही है। तो और हम इंडिया में उल्टा ही अपने लोगों को ज्ञान देने लग गए हैं कि आपको ब्रह्म स्थान को कवर कर देना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान को कवर करने की जो जैसे पुराने टाइम में हमारे सभी लोग ब्रह्म स्थान को खुला रखते थे, ओपन टू स्काई रखते थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो उन लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं ओपन टू स्काई अपने घरों को रखते हैं और कितना प्यार, कितनी समृद्धि यहाँ पर है, कितने खुशहाल ये लोग हैं, तो उन्होंने ये पैटर्न अपनाया कि अपने सारे आर्किटेक्चर में उनको ये बोला कि इनके ब्रह्म स्थान को कवर कर दिया जाए। अच्छा। जिससे कि उनके रिलेशंस अच्छे ना हो, जिससे कि वो कभी ग्रो ना कर पाए, वो हमेशा बीमार रहे। तो उन्होंने इस कल्चर को इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया में, और आज भी हम लोग उसी कल्चर पर चलते चले जा रहे हैं। जबकि हमारे वेदों का कल्चर ऐसा कभी भी नहीं था कि हम अपने सेंटर पार्ट को कवर कर दें। तो मेरे हिसाब से सेंटर पार्ट को आपको जितना आप ओपन रख सके उतना रखें। और अगर आप ओपन नहीं भी रख सकते, अब किसी का फ्लैट है, घर है, वो नहीं रख सकता, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप उसको खाली और क्लीन रखें। डन। घर में जो स्टेयर्स होती हैं वो घर के बाहर से बनानी चाहिए, एंट्रेंस के पास से, या बिल्कुल मिडिल में अंदर से बनानी चाहिए? बिल्कुल मिडिल में जहां पर हमारा सेंटर आता है ब्रह्म स्थान, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको घर के अंदर से कनेक्टिविटी करने के लिए, जैसे लोग ड्यूप्लेक्स बनाते हैं, स्टेयर बनानी भी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर भी बना सकते हैं। लेकिन आपको उसमें जोन का ध्यान रखना चाहिए कि आप साउथ से लेकर वेस्ट तक ही अपने स्टेयर्स को बनाएं। ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान में रखें। अदरवाइज आप बाहर से भी सीढ़ियां बनाते हैं तो उसमें तो कोई हार्म है ही नहीं, बाहर भी बना सकते हैं, पर जोन दोनों ही तरह से मस्ट है कि आप जोन को ध्यान में रखें। अच्छा, जब लोग प्लॉट खरीदते हैं तो आपने देखा है, लोग देखते हैं कि उसका फेस बड़ा तो नहीं है, पीछे की चीज छोटी है क्या, छोटी तो जी, नहीं है, उसको मतलब बोलते नागफनी, हैं, हाँ, गौमुखी। गौमुखी और शेरमुखी हाँ, प्लॉट होते आप हैं। मानते हैं इन बातों में? बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के प्लॉट हैं तो ये भी बहुत खराब नहीं होते। लेकिन जो गौमुखी प्लॉट हैं वो हमेशा घर बनाने के लिए अच्छे माने जाते हैं, और जो शेरमुखी प्लॉट हैं वो एक बिजनेस प्लेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एक सांप वाले भी तो होते हैं, हाँ, सांप मुखी जिसका फ्रंट प्लॉट बहुत बड़ा होता है। उसका फ्रंट बहुत बड़ा होता है, तो वो प्लॉट भी अगर आपको देखने हैं तो हमें इस केस में जोन्स को हम ध्यान में रखते हैं। अगर हमें गौमुखी, शेरमुखी या सर्पमुखी प्लॉट देखना है तो हमेशा हमें ये देखना है कि वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से ही ब्रॉडर साइड हो। ठीक है। जैसे गौमुखी प्लॉट हम देख रहे हैं तो वो साउथ या वेस्ट फेसिंग प्लॉट होगा। पीछे अगर नॉर्थ या ईस्ट उसका बड़ा है तो ही वो शुभ फल देगा। हर गौमुखी प्लॉट आपको शुभ फल नहीं दे सकता। इसी तरीके से हर प्लॉट में आपको ध्यान में रखना है जो उसका ब्रॉडर साइड है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो, ना कि साउथ या वेस्ट। अच्छा, वास्तु में क्या ये भी मान्यता है कि चौकोर प्लॉट की एनर्जी अलग होगी, लंबे प्लॉट की अलग होगी, फ्रंट बहुत ज्यादा है और डेप्थ बहुत कम है, उसकी एनर्जी अलग होगी? देखिए, उससे एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें एक्सिस का डिफरेंस होता है कि अगर आपका स्क्वायर प्लॉट है तो वो शुभ होगा क्योंकि सारे ही जो जोन्स हैं सारी दिशाओं के पास इक्वल एनर्जी हो गई। लेकिन अगर आपके प्लॉट्स बड़े हैं, आपने कहा कि मेरा फ्रंट कम है और डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो ये एक अनइक्वलिटी क्रिएट कर देती है जोन्स में। क्योंकि इस केस में क्या होगा, कुछ जोन्स होंगे जो बहुत बड़े हो जाएंगे, कुछ जोन होंगे जो बहुत कम हो जाएंगे जी। तो वहां पर वो जोन्स की एनर्जी का इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वास्तु में मना किया जाता है कि बहुत लंबे प्लॉट आपको नहीं लेने चाहिए, चौकोर लेने चाहिए। चौकोर लेना चाहिए, या फिर प्लॉट का रेशो 1:2 तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा रेशो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को अपने घर में ये चेक करना है कि भूत प्रेत बाधा, नेगेटिव एनर्जी, पिशाच, आत्मा घर में है या नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर उसको भूत प्रेत बाधा ही चेक करना है तो सबसे अच्छा है आप एक बकेट में पानी भर लो, पानी के अंदर कुछ चूना मिला लो। ठीक है। उस चूने को आप अपने पूरे घर में सूर्य स्वर में, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो पूरे घर में एक राउंड लेकर उस बकेट को रख दो और कवर करके रख दो एक कपड़े से। अपना एक संकल्प लेकर कि मैंने 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितने घंटे के लिए आपको रखना है। उसके बाद आप उस कपड़े को हटाकर देखो, अगर वो पानी थोड़ा रेडिश, मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा ब्लड की तरफ उसका कलर जाने लग जाता है, तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। अगर उसका पानी का कलर ज्यादा चेंज नहीं होता है, हल्का सा ऑफ वाइट या वाइट ही रहता है, तो वहां पर एनर्जी ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये सूर्य सौर क्या होता है मैम? व्यूअर्स राइट नॉस्ट्रल जो होती है, कैसे जब चेक हमारी करें? चेक करने के लिए आप अपनी एक नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, दूसरे के नीचे ऐसे हाथ को रखिए, सांस लेकर देखिए, आपको फील हो रहा है कि मुझे सांस आ रही है या नहीं, तो ऐसे पता चल जाता है। अगर नहीं आ रही है तो लेफ्ट को बंद करिए, राइट के नीचे हाथ रखकर देखिए। तो अगर जिस तरफ से, जिस नॉस्ट्रल से एयर का फ्लो हो रहा है वो नॉस्ट्रल आपकी एक्टिवेटेड है। आपकी कौन सी एक्टिवेट है अभी? मेरी लेफ्ट। मेरी राइट है। ऐसा क्यों? ये तो सबका अपना स्वर चेंज होता ही रहता है। आपकी कभी भी पूरे दिन में हमारी हर 1 घंटे में नॉस्ट्रल चेंज होती है। ज्यादा शुभ कौन सी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। अच्छे कामों के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल ही शुभ होती है। आती दोनों है, हर 1 घंटे के बाद हमारी नॉस्ट्रल चेंज होती है। दोस्तों, मेरी अभी लेफ्ट चल रही है, काम तो मैं शुभ ही कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों राइट आ रही है। आप भी चेक कर सकते हो, ऐसे उंगली बस रखनी है, जिससे आपको फ्लो समझ में आ रहा है वही नॉस्ट्रल चल रही है। आपने अभी एकदम बिल्कुल नई साइंस बता दी है, स्वर विज्ञान। बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, तो मुझे स्वर विज्ञान के छोटे छोटे ग्लिम्स बता दो, सो दैट की ऑडियंस सुबह उठे और दिन भर अपना स्वर चेक करते रहे और अच्छे अच्छे काम करते रहे और उसके रिजल्ट अच्छे मिलते रहे। बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप कोई वास्तु नहीं कर पा रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये छोटे से स्वर के कुछ उपाय करना शुरू कर दीजिए। उपाय भी नहीं कहूंगी, प्रैक्टिस कहूंगी। कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं, अपने बेड पर बैठे बैठे अपनी नॉस्ट्रल को चेक कर लीजिए। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप सबसे पहले अपना लेफ्ट लेग ही अपने बेड से नीचे रखिए। उसके बाद ही बाकी दूसरा पैर नीचे रखकर आप चलना शुरू कीजिए। राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो राइट लेग को आप सबसे पहले नीचे रखिए और अपना मैनिफेस्ट करिए,
दोनों लेग, जो भी लेग आप रख रहे हैं उस समय आप मैनिफेस्ट करिए अपने पूरे दिन के लिए। जो भी पूरे दिन के लिए आपके टारगेट हैं आप उनको मैनिफेस्ट कर लीजिए। कुछ भी आपका उस समय दिमाग में नहीं आता है तो आप सिर्फ ये मैनिफेस्ट करें कि आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकले, जो भी काम मैं करूं उसमें मुझे सक्सेस मिले। ये मैनिफेस्ट करके आप अपने लेग को रखिए और अपने काम को शुरू कर दीजिए। इससे आप देखोगे कुछ ही दिनों में आप अपने स्वर के साथ अलाइन होने लगोगे, तो आप अपनी नेचर के साथ अलाइन होने लगोगे और जो काम आपके अब तक नहीं बनते थे वो काम आपके बहुत आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये काम शुरू कर देना है। दूसरा, हर कोई अपने घर में दीपक जरूर जलाता है, सुबह जलाएं या शाम को जलाएं। जब भी आप दीपक को जलाते हैं तो आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब आपकी एक्टिव है और आपको काफी अच्छा हैवी यहां तक आपको सांस फील हो रहा है चेस्ट तक, उस स्वर में आपको अपने सांस को इनहेल करके सांस को अंदर खींचा और अपनी इच्छा को बोल दिया। जो भी आपकी इच्छा है अपने पूरे दिन के लिए उस इच्छा को बोलकर सांस को होल्ड कर फिर आपको दीपक को जला देना है। इसको हम कहते हैं सगुण का दीपक जलाना। अच्छा। आप अपने घर में सगुण का दीपक जलाइए। जो दीपक आप जलाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जलाते हैं, जहां भी आपकी मंदिर है, कुछ भी है, बस आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि सगुण का दीपक जलाना शुरू करना है। फिर आप देखना चमत्कार आपके जीवन में 21 डेज के अंदर आपका जीवन ऐसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा जैसा आपने कभी शायद सिर्फ कल्पना की होगी। तो ये सिर्फ 2 चीजें आप आज से करना शुरू कर दीजिए, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। मैम, कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर को प्रपोज करने वाला है तो वो कौन सा स्वर चेक करे? वो अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल वाटर एलिमेंट, मतलब वाटर जितना लंबा सांस चल रहा हो, जितना भी लंबा उसमें हैवी हो, चंद्र स्वर के वाटर एलिमेंट में आप अपने पार्टनर को प्रपोज कीजिए इनहेल करके अपने मन में कि ये मुझे यस बोल दे। कभी भी वो मना नहीं कर पाएगा, वो यस ही करेगा। अब ये सिर्फ केवल पार्टनर के लिए नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं सामने वाला आपके प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दे, आपके प्रपोजल के लिए हाँ कर दे, तब भी आप इस स्वर को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर देते हैं। इन शॉर्ट, आप किसी भी लाइफ के अच्छे काम के लिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो आप स्वर विज्ञान को जरूर फॉलो करें, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, स्वर विज्ञान हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, हर एक साइंस का अपने काम करने का एक तरीका है और आपको अपनी लाइफ में कब क्या अप्लाई करना है, किस स्टेज पर अप्लाई करना है। घर बना रहे हो तो वास्तु, घर का नंबर सर्च करना है तो ऑब्वियस है न्यूमरोलॉजी काम आएगी, और अपने बारे में पता करना है तो एस्ट्रोलॉजी काम आएगी, और बहुत बेसिक डेली लाइफ में जाना है, बहुत झंझटों में नहीं पड़ रहा है तो स्वर विज्ञान काम आएगा। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग साइंस है, और अगर आप ये सारी मॉडलिटी जो है सीखना चाहते हो तो श्वेता मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ मिल जाएगा। शी इज अ वेरी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर और मैं कहूँगा वास्तु कंसल्टेंट, जो मैं अभी मिला हूँ हाल फिलहाल में। और आप ये पॉडकास्ट देख ही रहे हो, इतनी देर से हमें सुन रहे हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस कि आपने हमें इतनी देर तक सुना, इतना समय आपके पास, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड थैंक्स टू यू मैम कि आप आए। आपने वास्तु के ऊपर मतलब 1 सेकंड भी ना मुझे बोर होने दिया ना हमारी ऑडियंस को। आपने इतनी नई नई प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पूरे पॉडकास्ट में आपको मैडम की सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो उन्होंने बताई, जो आपसे रिलेट करती है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप क्वेश्चन सीधे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोनों जगह आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।